नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता खुद को सीएम दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस में भी कई नाम हैं जो सीएम फेस बनना चाहते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री फेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमान से तय होता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री को लेकर अभियान नहीं चलाती है। कौन मुख्यमंत्री होगा यह 8 अक्टूबर की तारीख के बाद तय हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट वितरण की गिनती से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी 3 खेमों के लोगों को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही बीजेपी में एक नई हलचल पैदा हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं और जीत चुका हूं। मैं अब 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। अनिल विज ने कहा कि मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता के कहने पर अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करूंगा। उन्होंने बयान दिया कि बनाना या ना बनाना यह आलाकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे सीएम बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हालांकि अनिल विज के इस बयान और मांग पर बीजेपी हाईकमान ने अपनी असहमति जता दी है। अनिल विज के इस बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में एक लोकप्रिय नेता हैं। वो राज्य में पार्टी का चेहरा हैं और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। एक दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अटल बिहारी मंच के नाम से एक नया सियासी दल बनाने का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का आगाज हजारीबाग के पुराने बीजेपी कार्यालय में ही किया, जहां जयंत सिन्हा के सांसद रहने तक बीजेपी का दफ्तर चलता था। यशवंत सिन्हा ने नई पार्टी बनाने के बाद ऐलान किया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। यशवंत सिन्हा की पार्टी आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन करेगी या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला नतीजों के बाद किया जाएगा। सियासी जानकारों की माने तो यशवंत सिन्हा की नई पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की जीत के बाद से इस नुकसान के कम होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करने को राजी हुए हैं। वो कालीघाट स्थित आवास पर सीएम से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। बता दें, मुख्य सचिव मनोज पंत ने डॉक्टरों को यह आमंत्रण भेजा था, जिन्होंने डॉक्टरों को यह भी आश्वासन दिया कि बैठक के विवरण पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे और अंत में प्रत्येक को इसकी प्रतियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आखिरी कोशिश है जो ममता बनर्जी डॉक्टरों से बात करने के लिए कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहा है, तो कोई जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इस देश के नेता विपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी के नेता और उनके घटक दल कर रहे हैं, ऐसी हिंसक बातों के पीछे किसका हाथ है, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है। देश के नेता विपक्ष के लिए ऐसी हिंसक बातों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो साफ है ये उनके इशारे पर ही किया जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी कहा था। उनके इस बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मोदी सरकार में इतना घटिया बयान देने वाला आदमी कैबिनेट में मौजूद है। रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप लगाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये जयचंद की तरह हैं, उनको कुछ कीमत दे दो और गद्दारी करा दो। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हुआ था। राहुल गांधी के पिता के टुकड़े हो गए ताकि देश के टुकड़े ना हो। राहुल गांधी ने आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है इसे झेला है। राहुल गांधी को लेकर लगातार अभद्र और विवादित बयान दिए जा रहे हैं।
अब इसी कड़ी में शामिल हुए हैं शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने की भाषा उनके मन में आई, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, जो रुपया 2014 में 58 प्रति डॉलर पर था, आपने उसे 84 प्रति डॉलर पर पहुंचा दिया है। विदेशी निवेश लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशकों को आपकी योजनाओं पर कोई भरोसा नहीं है। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टोल टैक्स 15% बढ़ा दिया गया है। सीएनजी का दाम बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा दिया गया है। आटा, दाल, दूध सब महंगा किया गया। मिडिल क्लास पर LTCG इंडेक्सेशन की मार, ऐसी कोई चीज नहीं आपने जिसके दाम ना बढ़ाए हों। ये मोदी सरकार में महंगाई का फलसफा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। इसे इसी कार्यकाल के भीतर लागू किया जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी। सरकार को एनडीए के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य जनगणना प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान के तहत ये संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। बता दें, खबर चल रही है कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी। इसी पर बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मोदी के पास उन संवैधानिक संशोधनों को लोकसभा या राज्यसभा में रखने के लिए पर्याप्त संख्या है ही नहीं, बहुमत नहीं है। बता दें, चुनाव में बीजेपी के नेताओं का कहना था कि 400 सीटों से अधिक लेकर आएंगे। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए जरूरी हैं और विपक्ष ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं और अब उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। उपराज्यपाल ने उन्हें कल शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि विपक्षी दल के किसी नेता ने उन्हें PM बनने का ऑफर दिया था। अब उन्होंने दूसरा बयान दिया है। गडकरी से पूछा गया कि आप उन भाजपा नेताओं में से एक हैं जो विपक्ष को दुश्मन या राष्ट्र विरोधी नहीं मानते। उस संदर्भ में क्या एक मजबूत विपक्ष राजनीति के लिए बेहतर है या पहले ये बेहतर था जब सदन में भाजपा का दबदबा था? इस पर गडकरी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका और कार्यपालिका है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कार या ट्रेन के पहियों की तरह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनका संतुलित होना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हम विपक्ष में रहे और अब सरकार में भी हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही वो भावना है जो हमारे पास होनी चाहिए। विपक्ष का काम ही जोर से चिल्लाना है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। RSS के खास आदमी माने जाने वाले नितिन गडकरी से बीजेपी और RSS के मतभेदों और JP नड्डा के बयान के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने खुलेआम कहा था कि भाजपा को अब RSS के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है कि RSS कभी भाजपा के लिए बोझ बन जाता है तो कभी संपत्ति। नड्डा जी ने कहा था कि भाजपा और RSS को अपना अपना काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस पर गडकरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि आपने पहले ही बहुत अच्छी बात कह दी है और मुझे इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप रविवार को एक हमले में बच गए। वो सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने कोर्स पर गोल्फ खेलते समय हत्या के स्पष्ट प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कई सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में एक बंदूकधारी पर गोलीबारी की। जहां ट्रंप खेल रहे थे वहां से कुछ 100 गज की दूरी पर उसे देखा गया था। CNN, फॉक्स न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए संदिग्ध की पहचान हवाई के 58 वर्षीय रयान वेस्ले रॉथ के रूप में की है। म्यांमार में हयागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।
म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता जौ मिन टुन ने कहा कि 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 64 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय रिपोर्टों की माने तो मौतों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में सोमवार को भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, वहीं उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए यांग जुहुन ने 1 गोल किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।